बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। सेकेंड ईयर स्विक्स चैप्टर नंबर है 3 और इसका लॉन्ग क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 पाकिस्तान के अंदर तालीमी मसाइल जो हैं उनका अहाता करें। तो इससे पहले कि हम अपने लेक्चर की तरफ चलें, वो तालिब इल्म जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, माज़रत लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें दूसरों तक, ताकि बाकी तालिब इल्म जो हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो अज़ीज़ तलबा, दूसरा हमारा चैप्टर नंबर 3 है और इसका लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है कि तालीमी पसमानदगी की वजूहात तहरीर कीजिए। पाकिस्तान के अंदर तालीमी पसमानदगी की जो ढेर सारी वजूहात हैं उनमें से चंद एक जो कि किताब के अंदर दर्ज हैं और कुछ मैंने अपने पास से हेडिंग्स बनाई हैं, वो आपकी खिदमत में आज हाजिर हैं। तो चलते हैं जी अपने सवाल की तरफ। पहला जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है जी वजह जो तालीमी मसाइल की, वो है मुआशी ज़बूं हाली। गुरबत जो है वो हसूल तालीम की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। तालिब इल्म जो हैं उनके पास वसाइल होंगे तो वो ज़ाहिर लोग तालीम की तरफ जाएंगे। जब शहरियों के पास वसाइल ही नहीं होंगे तो वो अपने बच्चों को आला तालीम या तालीम नहीं दिला सकेंगे। आपने अमूमन ये सुना होगा कि लोग यही बहाना करते हैं जी कि हम गरीब आदमी हैं, मैं जी मज़दूर हूँ और मैं कैसे बच्चों को पढ़ाऊँ, बड़ा महंगा है पढ़ाने का काम, और इस तरह तो मैंने इसलिए इसको काम पे लगा दिया है जी। कोई मोटरसाइकिल मैकेनिक है तो कोई कोई काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है, और उसके पीछे एक ही चीज़ कार फरमा है और वो कहते हैं जी कि हम इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते कि हम तालीम बच्चों को दिलवा सकें। तो मुआशी ज़बूं हाली जो है वो सबसे पहला फैक्टर है जो हसूल तालीम की राह में रुकावट है। फिर दूसरे नंबर पे है जी सियासी अदम इस्तेहकाम। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो सारी पॉलिसियाँ इस तरह बनेगी ताकि क्या हो सके, बेहतर से बेहतर काम रियासत के अंदर सर अंजाम पाए। पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी जो है ये ना सिर्फ सेहत के हवाला से, तालीम के हवाला से, बल्कि ज़िंदगी के हर शोबा के अंदर इसका असर पड़ता है और ये इफ़ेक्ट करती है उनको। तसलसल के साथ एक निज़ाम जारी हो और चल रहा हो, बर वक्त इलेक्शन होते हों, हुकूमतें बनती हों और पॉलिसियाँ तसलसल के साथ चल रही हों, तो फिर मसाइल नहीं होते। आए रोज़ नई हुकूमतें हों, इलेक्शन जो है वो उनका कोई वक्त मुकर्रर ना हो और मसाइल ही मसाइल हों, इस तरह के टस्सल चल रही हो, पॉलिटिकल जितने भी पॉलिटिशियंस हैं एक दूसरे की टांगें खींच रहे हों, तो फिर ये जो मसाइल हैं ये आने वाले जो तालिब इल्म हैं या तालीमी निज़ाम है उस पर असरअंदाज होते हैं। नंबर 3 पे है जी आबादी में इजाफ़ा। अब देखें, एक इलाका है, उसकी आबादी है 10,000 और गवर्नमेंट का स्कूल वहाँ पे एक है। बच्चों की तादाद वहाँ पे अगर एक स्कूल के अंदर 500 भी हुई तो भी उसको इस इदारे को संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अफरात आबादी जो है वो एक बहुत बड़ा हमारा इशू है। हमारी आबादी ज़्यादा है और हमारे वसाइल कम हैं। हमारे पास स्कूल कम हैं, प्राइमरी स्कूल, मिडल, हाई और इस तरह कॉलेजेस। आबादी के एतबार से उनकी तादाद बहुत कम है। यही वजह है, आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट इदारे भी और प्राइवेट इदारे भी भरे पड़े हैं और इसके बावजूद भी बच्चों की तादाद बहुत है जो पढ़ना चाहते हैं और उनको बाज़ औक़ात एडमिशन भी नहीं मिलता। इस वजह से कि जी आपकी सेकंड डिवीज़न है, थोड़े नंबर है, एडमिशन भी नहीं मिलता। तो आबादी जो है, आबादी में इजाफ़ा जो है ये एक बहुत बड़ा सबब है पाकिस्तान के अंदर तालीमी मसाइल की राह में रुकावट है। एक बंदे के ढेर सारे बच्चे हैं, वो कितनों को पढ़ाएगा? ठीक है ना जी, आबादी कंट्रोल नहीं उसकी, वो कितने बच्चों को तालीम दे पाएगा? ये आप फिर उस पर सवाल उठा सकते हैं। ये क्या इशू है कि आबादी ज़्यादा तो मसाइल ज़्यादा, पैसा कम, वसाइल कम, तो तालीम जो है वो नहीं दी जा सकती। अच्छा जी, नंबर 4 पे है फ़नी व साइंसी तालीम की कमी। हमारे यहाँ ये चीज़ ये तालीम दी जा रही है लेकिन उस हद तक नहीं है कि लोग उससे फ़ायदा उठाएं। अब देखें ना, एक बंदा है, एक तालिब इल्म जो है वो छोड़ देता है पढ़ना, कोई 8वीं के बाद, 9वीं 10वीं के बाद छोड़ देता है और वो रोज़गार की कोशिश करता है, उसको रोज़गार नहीं मिलता। ऐसे तालिब इल्म के लिए, ऐसे आदमी के लिए, ऐसे फ़र्द के लिए अगर उस इनिशियल स्टेज पे उसको किसी काम पे लगाया जाए या उसको ऐसी तालीम दी जाए ताकि अगर वो पढ़ने का शौक़ नहीं रखता तो वो ऐसा हुनरमंद बन के निकले ताकि वो जब फील्ड में जाए मुआशरे के अंदर तो आसानी के साथ अपना रोज़गार जो है वो, अपना रिज़्क़ जो है वो कमा सके।
हाँ जी, इसके बाद अगला जो मरहला है जी हमारे यहाँ, मसला है हमारे यहाँ, वो है पेशा वराना तालीम की कमी। हम मिनहसुल कौम, मैं जब क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ तो यही कहता हूँ कि हम जो है मिनहसुल कौम चिटकपड़िया कौम है। ख़ास तौर पर पंजाब के लोग अगर देखा जाए तो हम ये चाहते हैं कि जी लट्ठा या काटन हमने पहना हो, दुनिया जहान की हर सहूलत हमारे पास मौजूद हो और हम काम ना करें। ठीक है ना जी, काम हमारा यही हो कि हमने आराम करना है, रेस्ट करना है। तो हमारे यहाँ पेशा वराना तालीम दी जाती है, लेकिन क्या किया जाता है जी, लोग पेशा वराना तालीम हासिल करने के बाद अमली मैदान में उसको यूटिलाइज़ नहीं करते, या फिर वो हासिल ही नहीं करते पेशा वराना तालीम। और दूसरी ये फैक्टर के सहूलियात मौजूद हैं लेकिन थोड़ी कम है। अगर ये ज़्यादा सहूलतें दी जाती, देहातों की लेवल पे ये सहूलियात दी जाए, देही लेवल पे, तो शहरी वहीं से सीखें और किसी अपने काम में लग जाएं। अच्छा जी, इसके बाद है जी नाख्वानदगी। हाँ जी, जहालत एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है। माँ बाप जाहिल होंगे तो उनको तालीम की अहमियत का जो है अंदाज़ा नहीं होगा, वो अपने बच्चों को पढ़ाने की तरफ तवज्जो नहीं देंगे। अब देखें ना जी, एक अनपढ़ बंदा है, वो यही कहेगा कि हाँ जी, मैं इसने पढ़ लिख के क्या करना है, काम ही करना है, तो इसलिए बेहतर है कि ये अभी से काम में लग जाए और मेरा हाथ बटाए और कमा के मुझे दे। तो ये वो जो फैक्टर है इलिटरेसी, नाख्वानदगी, जहालत, ये एक बहुत बड़ा सबब है जो आने वाली नस्ल की तालीम के हवाले से उसकी राह में रुकावट बनता है। हाँ जी, नंबर 7 पे है जी आला तालीम का फुकदान। हाँ जी, लोकल सतह पे, देही पैमाने पे, देही सतह पे या कस्बों के अंदर आला तालीम के इदारे मौजूद नहीं होते। इस वजह से लोग जो है वो तालीम की तरफ नहीं जा पाते, अच्छी तालीम हासिल, आला तालीम हासिल नहीं कर पाते। हाँ जी, बेरोज़गारी और तलबा में बेचैनी। बेरोज़गारी का जो अमल है, देखें अब लोग पढ़ लिख गए और जब वो मार्केट में जाते हैं, अमली ज़िंदगी में जाते हैं, उनको कोई रोज़गार नहीं मिलता। उनको क्या कहा जाता है जी कि आपके पास एक्सपीरियंस है, तो वो कहते हैं कि जी मैं तो अभी तो फ्रेश निकला हूँ और मैं कहाँ से एक्सपीरियंस लेके आऊँ। तो ऐसे लोगों को जनाब कोई मुलाजमत नहीं देता। आपने फिर देखा होगा हमारे यहाँ एक ट्रेंड भी है, रिटायर्ड लोगों को मुलाजमतें मिल जाती हैं फिर से, और जो नए फ्रेश लोग होते हैं वो फिर इस तरह फिर रहे होते हैं। तो नौजवान जिसने काम करना है उसको जब बेरोज़गार रखा जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर उसमें बेचैनी ऑटोमेटिकली पैदा होनी है। और ये जो चीज़ है वो फिर आने वाली नस्ल को फिर यही करेगा, नहीं पढ़ाएगा और वो शुरू से ही रेडी पे लगा देगा कि हाँ जी काम करो और कमा के खाओ, बजाय इसके कि इतने साल मेहनत करो, पढ़ो, धक्के, फिर उसके बाद खाने शुरू कर दो। तो ये जो एक अलमिया है हमारे यहाँ, ये बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे मुल्क के अंदर कि जो नौजवान हैं उनको रोज़गार जो है वो उनके मौके, प्रॉपर मौके मुयसर नहीं होते। हाँ जी, इसके बाद जो हम अगली हेडिंग पे चलेंगे जी, हेडिंग नंबर 9, वो है जी गैर मुनज़्ज़म तालीमी पॉलिसियाँ। आए रोज़ तब्दीलियाँ जो होती रहती हैं, सिलेबस बदलते रहते हैं, इम्तिहानी तरीक़ाकार बदलते रहते हैं, पेपर पैटर्न बदलते हैं। ये सारा कुछ जो है ठीक है, जदीदियत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि जो तालीमी पॉलिसियाँ हैं वो कोई एक जैसी नहीं रहती, तसलसल के साथ नहीं चलती, तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान का बायस बनता है तालिब इल्मों के लिए कि वो इस तरह का शिकार होते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसके बाद नंबर 10 पे है जी मुतज़ाद निज़ाम तालीम। हमारे मुल्क में बैक वक्त इस वक्त कई निज़ाम तालीम चल रहे हैं। मैं कहता हूँ अक्सर हमारे यहाँ मदारिस की तालीम है, हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस की तालीम है, हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस की तालीम है, हमारे यहाँ पब्लिक प्राइवेट तालीमी इदारों की ये जो एजुकेशन है, सिस्टम है, यानी कि है वो नीम सरकारी टाइप, लेकिन वो जो तालीम उसमें दी जाती है वो उस स्टैंडर्ड की होती है कि वहाँ पे आम शहरी वहाँ पे नहीं जा सकता। वहाँ पे अच्छी तनख्वाहों वाले या अच्छा कारोबार करने वाले या बहुत बड़े सरकारी अफसरानों के बच्चे जाके पढ़ते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, DPS TPS फ़लाँ 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 इस तरह के जो इदारे हैं, वहाँ पे गरीब तो नहीं जा सकता। एक वो निज़ाम तालीम आ गया। फिर सरकारी यूनिवर्सिटियाँ और ये आगे इस तरह के मेडिकल कॉलेजेस, फिर प्राइवेट जो यूनिवर्सिटियाँ हैं वो भी मौजूद हैं। और एक निज़ाम तालीम हमारे यहाँ ऐसा है कि जिसमें क्या होता है जी, जिसमें टोटली वो पहली क्लास से लेके, नर्सरी पहली क्लास से लेके ऑनवर्ड सारा यूरोपियन अंदाज़ के अंदर यूरोपियन स्टडी करवाई जाती है, पढ़ाया जाता है अंग्रेज़ी ज़बान में, O लेवल, A लेवल और फलां, ये इस तरह के आगे चलते जाएँ तो
तो ढेर सा और जो फिर जिनके पास बहुत वसाइल हैं इससे भी ज़्यादा, तो वो लोग तो बच्चों को फिर उनके बच्चे पैदा भी बाहर होते हैं दूसरे ममालिक के अंदर और तालीम भी वहीं पे हासिल करते हैं, और क्योंकि उन्होंने फिर इधर आके हुक्मरानी भी करनी होती है। तो जनाब मुतज़ार निज़ाम तालीम हमारे यहाँ फ़साद का सबब है, हमारे यहाँ परेशानी का सबब है। जब ये लोग, अब एक गवर्नमेंट इदारे के अंदर पढ़ने वाला तालिब इल्म जब जाता है HSN से पढ़े हुए तालिब इल्म के साथ कंपटीशन के एग्ज़ाम देता है, तो वहाँ पे जाके उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। ठीक है जी। इसके बाद है जी ज़रिए तालीम अंग्रेज़ी या उर्दू। हाँ जी, ये एक बहुत बड़ा इशू है हमारे यहाँ। जो बहुत उमरा लोग हैं, सरमाएदार हैं, उमरा हैं, सियासतदान हैं, जागीरदार हैं, उनके बच्चे पढ़ेंगे अंग्रेज़ी। ज़ाहिर है क्योंकि वो अंग्रेज़ों से सब कुछ लिया हुआ है, वो अंग्रेज़ी पढ़ेंगे, उन्होंने अंग्रेज़ी चलना है। बदकिस्मती हमारी कि हमने करार दे दिया अपने आप को कि हमारी कौमी ज़बान होगी उर्दू। हमने अपने तमाम दसातीर के अंदर ये बात तय की कि उर्दू हमारी कौमी ज़बान होगी, लेकिन आज तक ये झगड़ा चल रहा है कि उर्दू को अमली तौर पे वाकई अपनाया जाए या इसको बस ऐसे कागज़ों के पेट भरने के लिए लिख दिया जाए। तो ये जो तनाज़ा है ये बहुत परेशान कुन है। हम उर्दू को अपनी कौमी ज़बान करार देते हैं और तवक्को हम ये करते हैं हर तालिब इल्म से कि वो अंग्रेज़ी फ़र बोले। ठीक है जी। हाँ जी, इसके बाद आ जाता है नाक़िस निज़ाम तरीक़े इम्तिहान या नाक़िस जो इम्तिहानी तरीक़ेकार है। हमारे मुल्क के अंदर जो निज़ाम इम्तिहान लेने का जो तरीक़ेकार है वो क्या है जी, हम यादाश्त का टेस्ट लेते हैं, सलाहियत को नहीं परखा जाता। ऐसे सवालात पेपर के अंदर नहीं आते जिसमें बच्चों की सलाहियत जो उभर के सामने आए। आज का अगर जो सिस्टम आप देखें तो 70 टू मोर देन 70% जो है जो पेपर पैटर्न है वो MCQs है, बबल भरे, शार्ट क्वेश्चन लिखे। क्रिएटिविटी हमने ख़त्म कर दी है सिस्टम से, इसीलिए तोते की तरह रट के बच्चे बड़े नंबर ले जाते हैं, 1100 में से 1090, 92 नंबर, लेकिन जब अमली तौर पर उनको आप किसी काम में लगाएंगे तो वो किसी काम के नहीं होंगे, सिवाय इसके कि उन्होंने रट्टा लगाया हुआ होगा और रट्टे की बुनियाद पे बहुत अच्छे नंबर लेके वो डॉक्टर भी बन जाएंगे, इंजीनियर भी बन जाएंगे, सब कुछ बन जाएंगे। हमने अहलियत की बजाय वो जो यादाश्त का इम्तिहान लेने के को तरजीह दी और इस पे हम सेटअप हमारा चल रहा है। तो ये एक सवालिया निशान है हमारे यहाँ। हमारे तरीक़े इम्तिहान जो है इसका चेंज होना ज़रूरी है। क्रिएटिविटी देखी जाए, देखा जाए कि तालिब इल्म में कितनी कैपेबिलिटी है, वो अपने सब्जेक्ट को किस तरह डील करता है, किस तरह उसको हल कर रहा है, किस तरह पढ़ रहा है। हाँ जी, इसके बाद आ जाता है जी गैर मुनासिब तादाद जमात। क्लास के अंदर तुलबा की जो तादाद होती है वो भी एक सवालिया निशान है, चाहे ये प्राइवेट इदारे हों चाहे गवर्नमेंट के इदारे हों। एक मुनासिब इतनी तादाद हो कि टीचर को आसानी से तमाम तुलबा के नाम याद हों, टीचर आसानी के साथ अपने उस 30 से लेके 1 घंटे तक का जो दौरानिया है क्लास का, उसके अंदर तमाम तालिब इल्मों को डील कर सके, चेक कर सके, उनसे पूछ गुछ कर सके और वो तालिब इल्म आसानी के साथ टीचर के साथ इंटरेक्शन कर सकें। तो हमारे यहाँ बदकिस्मती से एक क्लास गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर 100 से भी बढ़ जाती है, बच्चे बड़ा तंग हो के बैठे होते हैं क्लासों के अंदर। ये एक हमारे यहाँ इशू है कि हमारे यहाँ क्लास के अंदर जो तादाद है वो इतनी ज़्यादा होती है कि उसको हैंडल करना टीचर के लिए मुश्किल होता है। हाँ जी, इसके बाद आ जाता है इलाकाई मनसूबाबंदी का फुकदान। अच्छा जी, हम एक प्लान ये कर सकते हैं कि हर इलाके, हर सूबे की जो ज़रूरियात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हम अपने बच्चों को तालीम दे सकते हैं। अब एक खित्ता है ज़रखेज़, मैदानी इलाका है, वहाँ पे ज़रखेज़ वो ज़मीन है, तो उन लोगों को इस तरफ लाया जा सकता है कि वो सिर्फ ज़राअत के हवाले से तालीम हासिल करें ताकि उनका खित्ता ज़रई एतबार से तरक्की करे। फिर वहाँ से जो ज़रई माहिरीन पैदा हों उनको दूसरे सूबों के अंदर या फिर उनको दूसरे ममालिक के अंदर काम के लिए मौक़े फ़राहम किए जाएँ। अच्छा जी, इसके बाद है जी जदीदियत की कमी। हमें आने वाले वक्त के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने निज़ाम तालीम में तब्दीलियाँ लाना हमारे लिए नागुज़ीर है। तो ये जो अमल एक है तो इसको ज़रूर अपनाया जाना चाहिए। जदीदियत, मॉडर्नाइजेशन जो है उसको अपनाया जाना ज़रूरी है ताकि हमें हमारी आने वाली नस्ल को मौजूदा हालात और आने वाले हालात से आगाही
बखूबी आगाही रहे। और लास्ट हम जो हेडिंग करेंगे जी वो हमारी है तालीम बतौर कारोबार। हमारे मुल्क के अंदर हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती के जो मुक़द्दस शोबे हमने समझे जिनको, तो सेहत और तालीम, ये दोनों हमारी रियासत के बेहतरीन कारोबार हैं। और आप अगर देखेंगे प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं उनका एहतिसाल किया जाता है, उनमें काम करने वाले मुलाज़मीन का एहतिसाल किया जाता है। और वो जो ताजर बैठा है वो बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ है कि अंगूठा छाप होता है, जो मैट्रिक मिडिल पास होता है और वो हेड कर रहा होता है इदारे को, और उसके अंडर नीचे एमफिल पीएचडी तक लोग बेचारे काम कर रहे होते हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर। और टीचर्स उनको तनख्वाह, वो जैसे बंदा कहता है मिरासी को वेलों में दी जाता है पैसा तो वो खुश होता है, तो ये वो टीचर बेचारे को इसी तरह पैसा दिया जाता है अका के। और जब उसको वो छोड़ जाए तो बकाया जात उसको दिए नहीं जाते। बहुत सारे मसाइल हैं इस हवाले से प्राइवेट सेक्टर के अंदर। तो बहरहाल हमारे यहाँ तालीम, क्योंकि तालीम को खिदमत की बजाय कारोबार समझ लिया गया है, तो एक ये भी हमारे यहाँ मसला है। अब गरीब के बच्चे का भी दिल चाहता है कि वो भी ऐसी कमरों में जाके बैठे, सोफ़े जैसी कुर्सियाँ हो वहाँ पे जाके बैठे, ठीक है ना जी, टाई शाई लगाए, वीआईपी जनाब बन के जाए प्राइवेट इदारों में, लेकिन वहाँ पे तालीम हासिल करना आसान नहीं है। बहुत सा पैसा खर्च होता है, छोटी छोटी चीज़ों पे पैसा खर्च होता है, बार बार पैसा खर्च होता है। और क्योंकि वो बहुत बड़ा कारोबार बन चुका है तालीम, तो तालीम का हसूल जो है हमारे यहाँ मुमकिन नहीं रहा। तो अज़ीज़ तलबा, यहाँ पे हम तीसरा चैप्टर करेंगे ख़त्म। ये जो MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन का मैं आपको सबसे एंड पे जाके ये लेक्चर दूंगा। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें दूसरों तक, ताकि बाकी तलब इल्म भी फ़ायदा उठाएँ। आने वाले लेक्चर तक आपसे इजाज़त। अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम।